हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे हम जो है प्रोक्रियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। वी नो कि दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है यूक्रियोटिक सेल एंड एक होता है प्रोक्रियोटिक सेल्स। सो इनको हमने क्लासिफाइड करा है बेस्ड ऑन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। सो प्रोक्रियोटिक सेल्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरली सिंपल एंड इवोल्यूशनरी प्रिमिटिव। जब हम ये कहते हैं कि प्रोक्रियोटिक सेल्स स्ट्रक्चरली सिंपल होते हैं, इसका मतलब ये है कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। डीएनए जो होता है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज एक्सेट्रा इनके पास नहीं होते। इनका जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता और ये छोटे साइज में होते हैं। वहीं इवोल्यूशनरी का मतलब है कि इवोल्यूशनरी लिमिटेड का मतलब ये नहीं होता कि ये वीक हैं। इनकी इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी यूक्रियोटिक सेल से के जैसे डेवलप नहीं होती है, मतलब कि ये कम कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट इनकी अडेप्टेशंस बहुत अच्छी होती हैं। ये बहुत सारे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह पाते हैं। सो जेनेटिक मटेरियल जो इनके अंदर प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियोइड होता है। इनके एग्जाम्पल की बात कर ले तो जैसे बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। Next, we have prokaryotic cells. They lack a membrane bounded organelles and do not have a true nucleus. Their genetic material it is present freely in the cytoplasm and not enclosed by the nuclear membrane. जो डीएनए होता है वो इनका सर्कुलर होता है एंड नॉट एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोट्स यूजुअली पोजेस करते हैं सेल वॉल विच इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। तो इनका डीएनए सर्कुलर होता है और हिस्टोन प्रोटीन उसमें एब्सेंट होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इनके पास सेल वॉल होती है जो एनिमल सेल में नहीं होती। तो इनके एग्जाम्पल्स वही बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो दो टाइप के हैं, एक न्यूक्लियोइड हो गया और एक प्लाज्मिड हो गया। न्यूक्लियोइड को हम लोग जीनोफोर्बिक कहते हैं। सो प्रोक्रियोटिक डीएनए को हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर्बिक बोलते हैं। ये एक सिंगल कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। So genetic material of the prokaryotes it is called as the nucleoid or a genophore. It is a single covalently closed circular DNA molecule. तो व्हाट डू यू मीन बाय द कोवेलेंटली क्लोज्ड? इसका मतलब ये है कि डीएनए के एंड परमानेंटली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्लाज्मिड। सो बहुत सारे बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा डीएनए भी होते हैं जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये स्मॉल होते हैं, सर्कुलर डीएनए होते हैं जो मेन क्रोमोसोम से अलग होते हैं। इनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी बेनिफिशियल जीन्स हो सकते हैं और ये कॉन्जुगेशन के थ्रू एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं। सो प्लाज्मिड many bacterium contains plasmid which are small circular extra chromosomal DNA molecule. प्लाज्मिड जो होते हैं वो कैरी करते हैं नॉन एसेंशियल बट एडवांटेजियस जीन्स सच एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वायरलेंस फैक्टर। प्लाज्मिड कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन बैक्टीरिया ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया का एक प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू डीएनए ट्रांसफर करता है और मोस्टली प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफर होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव बैक्टीरियल सेल एनवेलप। तो द सेल एनवेलप ऑफ द बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ द थ्री लेयर्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम लोग कैप्सूल या स्लाइम लेयर भी कहते हैं। एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। कैप्सूल ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। वही बात कर लेते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल जो होती है वो मेनली पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है जिसमें प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। So next we have the plasma membrane. Plasma membrane is a phospholipid bilayer with embedded proteins. It is selectively permeable and regulates the movement of substances. So plasma membrane एक phospholipid bilayer होती है जिसमें जो proteins होते हैं वो अंदर present होते हैं, embedded होते हैं। ये selective permeable होती है एंड सब्सटेंसेस का एंट्री एग्जिट जो होता है वो कंट्रोल कर रही होती है। बेसिकली ये गेटवे की तरह एक्ट कर रही होती है and it maintain the cellular homeostasis and participate in the respiration
एंड मेटाबॉलिज्म। होम्योस्टैसिस का क्या मतलब हुआ? होम्योस्टैसिस मीन्स कि सेल के अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट उसको स्टेबल रखना। सो बेसिकली हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ज़रूरी सब्सटेंसेस को अंदर आने देना एंड वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, एक्स्ट्रा पानी या हार्मफुल चीज़ों को कंट्रोल करना, आयंस जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम आयंस हो गए, इनका बैलेंस मेंटेन करना। तो ये सेलुलर होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है। अब ये पार्टिसिपेट करता है रेस्पिरेशन में। सो बेसिकली प्रोक्रियोटिक सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो जो ईटीसी सेल्स होते हैं, मतलब जैसे ईटीसी यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो प्रोटीन्स मेम्ब्रेन होते हैं वो यहीं पे प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में। तो यहीं पे जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है, यानी कि बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वी हैव मेटाबॉलिज्म। तो मेम्ब्रेन मेटाबॉलिज्म में भी पार्टिसिपेट करती है। एक लाइन में कहें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर का एनवायरनमेंट स्टेबल रखता है, सब्सटेंसेस का एंट्री एग्जिट कंट्रोल करता है और बैक्टीरिया में एनर्जी प्रोडक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शंस का भी इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। Next we have the cell wall. So the bacterial cell wall, it is primarily made up of peptidoglycan. It provide a shape, rigidity and protection to the cell. Cell wall जो होता है वो shape देता है, rigidity देता है and protect करके रखता है cell को। ये prevent करता है osmotic lysis and can also contain a toxic component. तो ये osmotic pressure से cell को burst होने से भी बचाता है। Next, capsule and the slime layer. The capsule, it is a thick gelatinous outer covering. Gelatinous मतलब क्या होता है? तो जिलेटिनियस मतलब है कि जेली जैसा सॉफ्ट और चिपचिपा। सो बेसिकली जेलेटेनियस स्लाइम लेयर एक सॉफ्ट जेली जैसी चिपचिपी आउटर लेयर होती है जो बैक्टीरिया को कवर कर रही होती है बाहर से। इसका काम क्या होता है? ये सरफेस पर चिपकने में हेल्प करती है, ड्राई होने से बचाती है और प्रोटेक्शन भी देती है। देन इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द फैगोसाइटोसिस बाय होस्ट इम्यून सेल। फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी के इम्यून सेल्स बैक्टीरिया को पकड़कर इनगल्फ कर देते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जो हमारी स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल लेयर हो जैसे हम कहते हैं, वो बैक्टीरिया को इस प्रोसेस से बचाती है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन एडहेंशन एंड फैगोजेनेसिटी। एडहेंशन मतलब होता है सरफेस पर चिपकना एंड पैथोजेनेसिटी का मतलब होता है डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी। सो बैक्टीरिया की जितनी ज़्यादा डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी होती है उसकी उतनी ही ज़्यादा पैथोजेनेसिटी भी होती है। देन अ सॉफ्टर लूजली अटैच्ड फॉर्म इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर और एस लेयर। नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल अपेंडेजेस। बात करते हैं पिलाई की। तो पिलाई जो होते हैं ये शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो पिलाई दे आर द शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स on the bacterial surface. They help in attachment to the host tissue or surface. तो पिलाए जो होते हैं ये बैक्टीरिया को सरफेस पर अटैच होने में हेल्प करते हैं। अब दूसरा एक्सटर्नल अपेंडेज कौन सा है? फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है? सो फ्लैजिला दे आर द लॉन्ग विप्स लाइक अपेंडेजेस यूज फॉर द लोकोमोशन। फ्लैजिला लॉन्ग होते हैं, विप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। Flagellar movement, it is powered by proton motive force type based on the arrangement. So flagella के कितने types के arrangement होते हैं? एक होता है monotrichous, then we have amphitrichous and the third lophotrichous, fourth one it is peritrichous. सो इनके नाम से ही पता चल रहा है मोनोट्राइकस यानी कि उसमें सिंगल फ्लैजिला होगा, फ्लैजिलम होगा। एम्फीट्राइकस दोनों एंड्स पर प्रेजेंट होंगे फ्लैजिला। लोफोट्राइकस का मतलब एक साइड पर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। टफ्ट मतलब क्लस्टर, तो एक एंड पे क्लस्टर में फ्लैजिला जो होंगे प्रेजेंट होंगे। पेरीट्राइकस मतलब फ्लैजिला एट ऑल ओवर द सर्फेस, तो पूरी सर्फेस पे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल ई कोलाई। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, दो टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, एक स्मूथ मूवमेंट होता है एंड दूसरा टम्बलिंग मूवमेंट होता है। स्मूथ मूवमेंट स्ट्रेट डायरेक्शनल स्विमिंग, मतलब एक सीधे रास्ते पे चला जा रहा है, स्विम करते हैं जैसे हम स्विम करते नहीं वैसे स्ट्रेट डायरेक्शन में चलना जा रहा है। एंड टम्बलिंग मूवमेंट रैंडम रीओरिएंटेशन।
तो रैंडम रीओरिएंटेशन का मतलब होता है कि सडनली चेंज कर देना अपना डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को. इट इज़ इन अ अनप्रिडिक्टेबल वे. नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैजिला. सो बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की. A bacterial flagellum is a long whip-like appendage that helps in a motility. We all know कि flagella movement में help करता है, locomotion में help करता है. इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं. एक होता है फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. बात कर लेते हैं फिलामेंट की. सो बेसिकली फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट फ्लैजिलम का लॉन्ग आउटर का विजिबल पार्ट होता है. ये प्रोटीन फ्लैजिलन से बना होता है. इसका मेन काम है बैक्टीरिया को मूव कराना. देख सकते होगे. नेक्स्ट वी हैव द बेसल अपैरेटस. सो बेसल बॉडी मोटर की तरह काम करता है जो एनर्जी से घूमकर पूरा फ्लैजिला जो है चला रहा होता है. सो बेसल बॉडी फ्लैजिलम का मोटर पार्ट होता है. इन दोनों के बीच में आता है हुक. हुक एक शॉर्ट कर्व्ड कनेक्टर होता है. ये फ्लेक्सिबल जॉइंट की तरह काम करता है और ये मोटर की रोटेशन को फिलामेंट तक ट्रांसफर करता है. इसीलिए हुक को हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग पार्ट. सो आई होप ये पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट वी हैव अ रिंग्स ऑफ बेसल बॉडी. तो अभी हमने तीन पार्ट्स पढ़े फिलामेंट के. फिलामेंट फ्लैजिला के तीन पार्ट्स पढ़े, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. तो फिलामेंट जो होता है मूवमेंट का काम करता है. हुक जो होता है ये पावर ट्रांसफर करता है. तो दोनों के बीच का कनेक्टिंग पार्ट होता है. एंड द थर्ड वन इट इज़ बेसल बॉडी. तो ये मोटर है जो सबको घुमाने का काम करता है, यानी कि फ्लैजिला को मूव कराने का काम करता है. अब बात कर लेते हैं रिंग्स ऑफ बेसल बॉडी. अब यहाँ पे चार टाइप की रिंग्स होती हैं. एल रिंग हो गया, पी रिंग हो गया, एस रिंग एंड एम रिंग एज वी नो. और ये हमारी बेसल बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और इनका काम होता है स्टेबल प्रोवाइड करना. तो बात कर लेते हैं सबसे पहले एल रिंग की. इट इज़ लोकेटेड इन द आउटर मेम्ब्रेन. अब ये जो एल रिंग है ये आउटर मेम्ब्रेन में होता है. सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है. फ्लैजिलम को आउटर मेम्ब्रेन में सपोर्ट देता है ये. नेक्स्ट वी हैव अ पी रिंग. यहाँ पे प्रेजेंट है पी रिंग. ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर में प्रेजेंट होता है और ये भी सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट वी हैव एस रिंग लोकेटेड इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे डायग्राम में भी देख लेते हैं. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है. ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ये दोनों में प्रेजेंट होता है. मोटर को स्टेबलाइज करता है ये. नेक्स्ट वी हैव द एम रिंग. एम रिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है. ये मेन मोटर का पार्ट होता है. मोटिव मतलब प्रोटॉन मोटिव फोर्स से रोटेट करता है ये. तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये चारों रिंग्स प्रेजेंट होती हैं. वही बात कर ले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में यहाँ पे सिर्फ एस एंड एम रिंग जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. ऐसा क्यों कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ दो रिंग्स प्रेजेंट है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो नहीं प्रेजेंट होता. वही बात कर ले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की. तो यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन और थिन पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर दोनों ही प्रेजेंट होती हैं. ओके. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अभी मैंने एक वर्ड बोला था, एक सेंटेंस, प्रोटॉन मोटिव फोर्स. इसके पहले भी मैंने यहाँ पे रिपीट किया था प्रोटॉन मोटिव फोर्स. सो बेसिकली ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स होता क्या है? तो ये एक टाइप की एनर्जी होती है जो सेल मेम्ब्रेन के दोनों साइड्स पर हाइड्रोजन आयंस के डिफरेंस की वजह से प्रेजेंट होती है या बनती है. तो जब मेम्ब्रेन के एक साइड पर प्रोटॉन ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो वहाँ प्रेशर जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है. जब ये प्रोटॉन्स वापस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं और यही जो एनर्जी होती है इसको एटीपी बनने में हेल्प करती है एंड फ्लैजिला को मूवमेंट या लोकोमोशन कराने में हेल्प करती है. तो इसीलिए इसको कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स. आगे बढ़ते हैं. सो नाउ वी हैव अ ग्राम स्टेनिंग एंड सेल वॉल टाइप. सो ग्राम स्टेनिंग जो था उसको डेवलप किसने किया था? क्रिश्चियन ग्राम ने किया था. एंड इट डिफ्रेंशिएट द बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द सेल वॉल स्ट्रक्चर. बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच की. सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इनके पास थिक पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट होती है एंड वही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दे हैव अ थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर. तो पतली लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की और यहाँ पे मोटी लेयर होती है. स्टेन पर्पल विद अ क्रिस्टल वॉयलेट. ये पर्पल कलर का स्टेन करते हैं. टिकॉनिक एसिड जो होता है वो इनमें प्रेजेंट होता है. सो दे कंटेन अ टिकॉनिक एसिड विच इज़ टॉक्सिक
और इनकी बेसल बॉडी में सिर्फ 2 ही रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब फ्लैजुलर मोटर हैज़ 2 रिंग्स एंड दैट इज एम एंड एस रिंग। बात कर लेते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। तो इनकी जो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है वो थिन होती है। दे पोजेस एन आउटर मेम्ब्रेन कंटेनिंग अ लिपोपॉलीसैकेराइड एलपीएस। तो इनकी आउटर मेम्ब्रेन में एलपीएस प्रेजेंट होता है जो कि एक एंडोटॉक्सिन की तरह एक्ट करता है। दे स्टेन पिंक विथ सैफरन। तो ये पिंक कलर का स्टेन करते हैं एंड इनके पास जो बेसल बॉडी या फ्लैजुलर मोटर होता है उसमें 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर लिखा है एलपीएस एक्ट एज अ एंडोटॉक्सिन। एलपीएस का फुल फॉर्म होता है लिपोपॉलीसैकेराइड। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन का ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अच्छा, ये बना किससे होता है? तो ये 3 पार्ट से मिलकर बनता है। लिपिड ए, कोर पॉलीसैकेराइड, ओ एंटीजन। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉक्सिक पार्ट कौन सा होता है? लिपिड ए। एंडोटॉक्सिन को अगर तोड़ के देखें तो एंडोटॉक्सिन का मतलब क्या होगा? एंडो मतलब होता है अंदर, टॉक्सिन का मतलब है पॉइजन। तो अब इस पूरे का मतलब समझ लेते हैं। तो जब भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बॉडी में इन्फेक्ट करता है, अगर बैक्टीरिया टूट जाए या इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय करे तो एलपीएस रिलीज होता है। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांगली एक्टिवेट करता है और इससे क्या होता है? फीवर, इन्फ्लेमेशन, लो ब्लड प्रेशर, ये सब हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव द बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। तो बाइनरी फिजन, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन। वन पेरेंट जो होगा सेल डिवाइड करेगा इनटू अ 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। नेक्स्ट वी हैव अ जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम वो टाइम होता है जिसमें पॉपुलेशन डबल होती है। तो द जनरेशन टाइम इट इज़ अ टाइम टेकन फॉर द पॉपुलेशन टू डबल इन नंबर। नेक्स्ट वी हैव डबलिंग टाइम। सो डबलिंग टाइम वो टाइम होता है जिसमें एक सिंगल सेल अपना साइज डबल करता है डिवीजन से पहले। सो डबलिंग टाइम रेफर्स टू द टाइम टेकन फॉर अ सिंगल सेल टू ग्रो टू डबल इट्स साइज बिफोर डिवीजन। देन वी हैव द एफटीएस जेड रिंग। सेल डिवीजन के टाइम एक प्रोटीन रिंग बनती है जिसे एफटीएस जेड रिंग कहते हैं। ये सेल को मिडिल से डिवाइड करने में हेल्प करती है। इस डायग्राम में समझ लेते हैं। पहले नॉर्मल कंडीशन को देख लेते हैं। सो नॉर्मल कंडीशन में मतलब विदाउट इनहिबिटर, जो एफटीएस जेड प्रोटीन सेल के मिडिल में एक जेड रिंग बनाता है। ये जेड रिंग जो होता है सेल को बीच से डिवाइड करने में हेल्प करता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि एक पेरेंट से 2 डॉटर सेल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। अब बात करते हैं जब एफटीएस जेड इनहिबिटर प्रेजेंट होता है तो इनहिबिटर जो होता है वो एफटीएस जेड को ब्लॉक कर देता है, जिससे जो जेड रिंग होती है वो प्रॉपरली नहीं बन पाती है। अगर वो नहीं बनी तो सेल डिवाइड सही से नहीं करेगा। सेल या तो लंबा हो जाएगा, यानी जैसे एलोंगेटेड रॉड शेप का हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हम कहते हैं सेल डिवीजन जो है वो अरेस्ट हो जाता है। दिस इज व्हाट इट इज रिटन। एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं। तो इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग द बाइनरी fission. So this was it. If you found this video helpful, then please don't forget to like, share and subscribe to the channel. It's really motivate me a lot. And मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। द नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बेस्ड होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।